हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 ETF डेप्ट एंड लिक्विड फंड का पार्ट नंबर 6 बना रहे हैं। तो इसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर, क्रेडिट रिस्क और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क को हमने समझ लिया था और आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर है उसे पढ़ के आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है। कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर, क्रेडिट रिस्क और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो क्रेडिट रिस्क हमें पहले से ही पता है, वो रिस्क जिसमें हम अपना पैसा लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर हमने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया और उसके बाद ना तो हमें हमारा इंटरेस्ट मिला, ना ही हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो ही वापस मिली। फॉर एग्जांपल कि हमारा पैसा जो है वो डूब गया या फिर हम लॉस में चले गए, तो वो क्या होता है? वो हमारा क्रेडिट रिस्क में आता है। So, different borrower have different levels of credit risk associated, and investor would like to know the precise risk level of a borrower. This is done by a process known as credit risk. This process is carried by professional credit rating agencies like CRISIL, ICRA, etc. In India, credit rating agencies have to be registered with SEBI and are regulated by SEBI Credit Rating Regulation 1999। यहाँ में दे रखा है कि जैसे कि हमें पता है कि क्रेडिट रिस्क हमारा होता है हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो अब हमें कौन बताएगा कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कितना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में और कितना क्रेडिट रिस्क नहीं है। तो वो पता करने के लिए हम कौन सी एजेंसीज का यूज़ करते हैं? तो उसमें हमारी देखो, अगर हमें पता करना है कि इस सिक्योरिटी में क्रेडिट रिस्क है या नहीं, तो उस प्रोसेस को चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट रेटिंग बोलेंगे। कि यहाँ पे हम रेटिंग कर रहे हैं कि इस सिक्योरिटी में कितना क्रेडिट रिस्क है और दूसरी सिक्योरिटी में कितना क्रेडिट रिस्क है। तो अब ये यहाँ पे हमारे लिए क्रेडिट रेटिंग का काम करेगा कौन? तो ये यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, जैसे क्रिसिल्स हो गए और ICRA, ये इंडिया की हैं, जो क्या करते हैं इंडिया की सिक्योरिटीज़ में चेकआउट करती हैं कि कहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये चेकआउट करती हैं कि कहाँ पे क्रेडिट, कौन सी सिक्योरिटी में ज़्यादा है क्रेडिट रिस्क और कौन सी सिक्योरिटी में कम है। और ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, ये सेबी से रेगुलेट होकर आती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही बस बना दिया जाता है, नहीं, ये क्या होती है? सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होती हैं और सेबी इन एजेंसीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है थ्रू 1999 एक्ट के थ्रू। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्या दिया है। These credit rating agencies analyze companies on various financial parameters like profitability, cash flow, debt, industry outlook, impact of economic policies, etc. based on which instruments are classified as investment grade and speculative grade. Looking at these ratings, the borrower comes to know the risk level associated with the company। यानी कि अब हमें पता कैसे चलेगी कि मतलब अगर हमने समझ लिया कि ठीक है, जिस प्रोसेस में हम ये सब चेकआउट करते हैं कि रिस्क है या नहीं, तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज भी हैं, जैसे क्रिसिल और ICRA और भी हैं। लेकिन अब हम प्रोसेस में हम मतलब चेकआउट क्या करेंगे कि इसमें क्रेडिट रिस्क कितना है और क्या नहीं है। तो हमें पता कैसे चलता है? वो हमें पता चलता है कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं कि अगर कंपनी अच्छा खासा कमाती है और वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना लोन चुका सकती है, वो अपना पैसा दे सकती है। लेकिन अगर उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या हैं? अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, उसका प्रॉफिट अच्छा नहीं है कंपनी का, तो क्या होगा? तो क्रेडिट रेटिंग की परेशानी होगी, क्रेडिट रिस्क की परेशानी होगी। तो जैसे कि कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कैश फ्लो हो गया, डेप्ट हो गया, इंडस्ट्री आउटलुक हो गया, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि इकोनॉमिकली जो भी नई नई पॉलिसीज़ आती हैं या फिर नेशन वाइड क्या क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर किस तरह से पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को नुकसान हुए जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्रेडिट रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो घाटा खाए जा रही है, तो वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यहाँ पर हमें ग्रेड देती हैं। तो अब जिस कंपनी का जो ग्रेड होगा उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है। तो जैसे कि हम पहले बात करें AAA ग्रेड की, तो ये क्या है? These are the safest among corporate debentures. This rating implies investors can safely expect to earn interest regularly, as well as the probability of default of their principal is as good as nil। यानी कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज या फिर सम क्रिसिल्स रेटिंग सिंबल्स, जैसे कि अगर क्रिसिल्स क्या करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करें, अगर वो किसी को AAA ग्रेड देनी है। अब यहाँ पे AAA ग्रेड का क्या मतलब है कि
ए, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक्टिविटी में A+ मिला, तो ऐसे ही अगर किसी भी एक कॉर्पोरेट को A ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड मिलता है, तो उसका मतलब है कि वो कॉर्पोरेट डिबेंचर क्या है, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, और उसमें जो हमारा क्रेडिट रिस्क का मैं कह सकती हूँ जो प्रोबेबिलिटी है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा लॉस हो सकता है, तो वो क्या है, बिल्कुल ही ऐसा समझ सकता है कि निल है, बिल्कुल ज़ीरो है, कि हमारी जो कंपनी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कह दिया है कि, कह नहीं दिया मतलब इससे हमें एक सिंबल से पता चलती है कि इसे इतनी अच्छी रेटिंग मिली है, तो मतलब ये क्या होगी, कंपनी काफ़ी अच्छी होगी और रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को जनरली अच्छा प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट होने का तो बिल्कुल चांस होता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो की तरह चांसेस चले जाते हैं। अब देखिए अगर हम बी ग्रेड की, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब देखो ऑब्वियस बात है बी ग्रेड है तो ए से तो कम ही होगा, बट और जो बाकी सारे जो ग्रेड है उनसे सही होता है। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ, however in case environment changes there is a probability that the coupon payment and principal repayment ability may be hampered। यानी कि इसमें क्या बोला है, जैसे कि अगर आपको एक्टिविटी में A+ मिलता है तो यानी कि आपकी एक्टिविटी क्या थी, बेस्ट थी, बट अगर आपको B मिलता है तो मतलब आपकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो सेम बात यहीं पे इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आपको AA ग्रेड मिला है तो मतलब आपकी कॉर्पोरेट क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेफ है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न रेगुलरली मिल सकता है, आपका इंटरेस्ट, और आपका जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है वो बिल्कुल निल है। तो B में क्या होता है, B में भी हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सेफ़ होती हैं, बट अगर क्या होता है कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि अब जैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ परेशानियां आती हैं, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बदलती हैं, या फिर कंपनी को घाटा वाटा होता है, तो उस सारी चीज़ों से अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है, अगर यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हमारा जो हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट है और कूपन पेमेंट हमारा इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट जो हमें मिलनी चाहिए, जो प्रॉपर एक अमाउंट मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। शायद आपको कम इंटरेस्ट रेट मिले और शायद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको कम दी जाए, बट इसमें दी जाती है। ए में पूरा बिल्कुल हम कह सकते हैं श्योर हो जाते हैं लोग मोस्टली, और बी में यहाँ पे थोड़ा सा बस ऐसा रहता है कि हाँ आपको शायद थोड़ी बहुत परेशानी अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो आपको देखने को मिल सकती है, वरना अदरवाइज बी भी अच्छा होता है। सो द अबव टू रेटिंग रिप्रेजेंट द टॉप मोस्ट एंड लोएस्ट रेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज। एनीथिंग लेस देन बी इज टर्म्ड एज speculative grade. The grade D represent default. Such companies are already in default and only liquidation of assets will result in realization ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। यानी कि अब ए और बी रेटिंग हमें समझ में आ गई, ए और बी ग्रेड क्या होगा, ए सबसे बेस्ट ग्रेड होता है, बी इसके बाद वाला होता है। बट अगर इससे नीचे अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी कंपनी को रेट देती हैं, कोई ग्रेड देती हैं, तो क्या होगा, तो फिर वो सिक्योरिटी क्या मानी जाएगी, वो सिक्योरिटी थोड़ी बेकार टाइप ही मानी जाएगी, वो इतनी इफेक्टिव और इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। और अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भी एक कॉर्पोरेट को डी ग्रेडिंग दे देती है, तो समझ लेना कि वो कंपनी ऑलरेडी क्या है, डिफ़ॉल्ट कर रही है, या फिर कर चुकी है, या फिर करने ही वाली है। और बस अगर आपने उसमें पैसा लगा रखा है तो आपको पैसा कौन से तौर पे मिल सकता है, या तो अगर हम क्या कर दें, जो उसके लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि जो कंपनी के पास ऑलरेडी एसेट्स हैं उन्हीं को बेचकर हम कुछ पैसा निकाल सकते हैं उस कंपनी में से, अदरवाइज़ वो कंपनी पूरा घाटा करके बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी ABC कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उसे डी ग्रेड मिला हुआ है, अब आपका पैसा डूब गया और वो कंपनी भी डूब गई क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, तो अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो वो जब हम कंपनी को बेच बाच देंगे, उसके बाद जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा उसी में से हम बांट मूट के अपना कुछ पैसा ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा पैसा पूरी तरह से डूब जाता है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, हाउ इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्राइस्ड, यानी कि अब डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उसके प्राइस किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम हाउ इज़ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्राइस्ड में देखते हैं। देखो क्या दिया है, डेप्ट फंड, एक मिनट, डेप्ट फंड इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बॉन्ड मार्केट कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल। There exists some relationship between yield and bonds price, between year to maturity and impact of change in interest rate, between credit risk and yield, and so on. We need to understand each of these relationship before we can start investing in debt fund. यानी कि जब हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हम डेप्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें कुछ अलग तरीके से हम उसे एनालाइज करते हैं। क्योंकि डेप्ट फंड क्या है, डेप्ट फंड इक्विटी फंड की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। इक्विटी फंड में हम अपने कंपनी के शेयर्स वेयर्स इन सब में लगाते हैं। डेप्ट फंड क्या होता है, डेप्ट फंड इक्विटी फंड नहीं होता। इसमें यहाँ पे क्या होता है,
पहले हमें ये सियोरिटी दी जाती है कि आपके पैसे को पहले सेफ रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बस हाई रिटर्न के पीछे लोग भाग रहे हैं। डेप्ट फंड में आपके पहला उनका मेन मोटिव होता है कि पैसा सेफ रखें। सेव अगर हमारा पैसा है तो फिर उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो डेप्ट फंड में क्या होता है, कुछ डिफरेंट अब ये अलग है इक्विटी फंड से, तो इसका जो एनालाइज करने का तरीका है, एनालिसिस का तरीका है जो डिफरेंट है। जैसे कि इसमें यील्ड, बॉन्ड, इन सारी बॉन्ड प्राइस, यील्ड और इंटरेस्ट रेट, इम्पैक्ट ऑफ चेंज, ईयर टू मैच्योरिटी, क्रेडिट रिस्क, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो अलग अलग जो मैंने टर्म्स बोली हैं, जैसे कि यील्ड्स, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड का प्राइस क्या है, तो बॉन्ड क्या आता है हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है, और क्रेडिट रिस्क कितना है, क्योंकि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में हमारा पहले क्या सोचा जाता है कि पहले पैसा सेव करें, तो इसलिए क्रेडिट रिस्क, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे ज़्यादा इन पर गौर किया जाता है। यहाँ पे जो हमें ये अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं तो इनका मतलब पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर डेप्ट फंड को समझना चाहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है वो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। तो यहाँ में क्या दिया, यहाँ दिया द प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट equity bond is nothing but the present value of the future cash flow. In case of bond, there is no ambiguity about future cash flow as in case of equities. Future cash flow in case of bond are the periodic coupon payment that the investor will receive. Future cash flow for equities are the dividend that the investor may receive. Bond coupon payment are known right at the beginning, whereas there is no surety about a share paying dividend to an investor. Thus, different investor analysts have different earning projection for equities. Hence, each participant has a different view on present value of a share. Bond cash flow being known, there is no confusion about what the present value of each फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी। तो यहाँ में क्या दिया है कि जो हमारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं और जो हमारी डेप्ट फंड होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और जो हमारी फ्यूचर कैश फ्लो है, इन दोनों का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है। यानी कि जो भी हमारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम प्राइस फिक्स करने वाले हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और फ्यूचर कैश फ्लो। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो पहले ही हम अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हाउ इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेड में हमने पढ़ा था कि अगर हमने अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो 3 साल के बाद या 10 साल के बाद हमारा वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो वो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर वैल्यू यानी कि इन्वेस्ट करने के बाद हमें इन द फ्यूचर हमें कितना पैसा मिलने वाला है। तो इसी तरह बॉन्ड में भी होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। हम क्या करते हैं, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में टाइम टू टाइम रेगुलरली क्या करते रहते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, और मैच्योरिटी डेट के बाद क्या होता है, जो भी हमारा टाइम पीरियड है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें जो हमारी फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि जो फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट था वो मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें यही बोला है कि जो पैसा हमें एट द एंड हमारे जो यहाँ पे देखो कूपन पेमेंट का मतलब क्या होता है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो कूपन पेमेंट का मतलब होता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हम रिसीव करते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम रेगुलरली हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और इक्विटीज़ में क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया और क्या होगा, जब कंपनी वाले का प्रॉफिट होता है और अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देना चाहें तो हमें इक्विटीज़ में जो हमारा रिटर्न है वो मिलता है। बट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपको रेगुलर बेसिस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है। तो कूपन पेमेंट का मतलब यहाँ पे कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। तो बॉन्ड कूपन पेमेंट का है वो आपको समझ में आएगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, तो वो। और यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लो फॉर इक्विटीज आर द डिविडेंड। अब देखो अगर हम बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो हमें कूपन पेमेंट मिल रहा है वो हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाता है, यानी कि जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो हो गया बॉन्ड के लिए वो क्या है, हमारी कूपन पेमेंट, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा फ्यूचर में तो वो क्या मिलेगा, वो कूपन पेमेंट होगा। तो जो कूपन पेमेंट है वो क्या है, हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है बॉन्ड्स के लिए। बट अगर हम इक्विटीज़ की बात करें तो फ्यूचर कैश फ्लो फॉर इक्विटी आर द डिविडेंड दैट द इन्वेस्टर में रिसीव। यानी कि इक्विटीज़ के लिए फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, इक्विटीज़ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एट द एंड क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटीज़ के लिए फ्यूचर कैश फ्लो क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा, जो इन्वेस्टर्स को क्या होता है एट द एंड उनके मैच्योरिटी डेट पे रिसीव किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब अगर जो हमें नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल दिया है कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर का, वो भी अगर मैं आपको शो कर दूंगी तो आपका जो ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्राइस वाला टॉपिक है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर में क्या दे रखा है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग के बारे में दे रखा है। तो ये हमारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट प्राइस से ही रिलेटेड है। तो देखो एक एग्जांपल दिया है कि अगर सोचो कि आपने क्या किया, अपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए है ना, और आपने क्या किया बैंक में एफडी करी है एट द रेट ऑफ 10%। तो
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपीज़ का, आपका कूपन क्या है यानी कि आपका इंटरेस्ट क्या है 8% का, और आपका मैच्योरिटी टाइम क्या है 10 ईयर्स का है। अब यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप अपनी फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हो या फिर अगर आप कंपाउंडिंग का भी सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यानी कि जो आपको फ्यूचर में अमाउंट मिलेगी वो इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड। तो यहाँ देखो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। सो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपये की, ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे 8% को हम क्या लिख सकते हैं 0.08% भी लिख सकते हैं, सॉरी 0.8%। देखो 8% को क्या लिखा 8/100 लिखा, सॉरी 0.08% ही आएगा, 0.08%। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हमारा 10 साल का। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू 100। अब 0 में अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.08% तो आ जाएगा 1.08 और यहाँ पे 10। तो अब इस टर्म को आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसकी पावर क्या है 10, तो वो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इतना मगजमारी मत करना। देखो आपका आंसर यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 215.89 यहाँ पे आपका रुपीज़ है, यानी कि फ्यूचर में आपको कितने मिलेंगे 215.89% आपको 215.89 पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि 215 रुपये आपको फ्यूचर में क्या है मिलेंगे। तो आपका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा 215। अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इसका उल्टा करें, अब अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू आपको 215 रुपये मिलेगी, बट अगर आपको ये जानना है कि अगर आपको 215 रुपये फ्यूचर में चाहिए 10 साल बाद, तो आज उसको आपके लिए कितना पे, मतलब आज आपको उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, अब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल गई। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके लिए आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमने पी जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उसे लगा दो, प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमारे 100 रुपये आज के, तो P 1 प्लस R की पावर T, ये हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए किया। अब अगर हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा FV डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके 1 प्लस R की पावर T इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो आपको फ्यूचर वैल्यू अब आपको समझो कि दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू सोचो अगर आपको पता होती 215 रुपये, तो आप क्या करोगे, यहाँ आप समझो आपको प्रेजेंट वैल्यू नहीं मालूम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P की जगह P रहने दोगे, A की जगह लिखोगे 215.89 डिवाइडेड बाय, क्या करोगे यहाँ लिख देता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 0.08% और टाइम पीरियड क्या है 10 ईयर्स का। सेम वहीं पे आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, तो 215.89 बाय में 1.08 की पावर क्या कर दो 10 कर दो। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100। करना चाहो तो करके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बुक में कुछ गलत नहीं दिया, सही आंसर दे रखा है। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू है आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू जाननी है तो हम ये पता करते हैं फ्यूचर वैल्यू में कि आज जो हम पैसा लगा रहे हैं फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा, और प्रेजेंट वैल्यू में हम ये पता करते हैं कि जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है उसके लिए हमें आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो यही है, दिस प्रोसेस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। दिस प्रोसेस यूज बॉन्ड मार्केट। अच्छा देखो कुछ नहीं दे रखा, अब हमें बस YTM की बात करनी है, यील्ड टू मैच्योरिटी, इस पूरे पैराग्राफ में और कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा बोला नहीं है कि YTM की बात करो। देखो चलो YTM की बात करते हैं, इसमें कुछ नहीं दे रखा। देखो क्या बोला है, an important factor in bond pricing is the yield to maturity. This is rate applied to future cash flow coupon payment to arrive at its present value. Present value कहाँ गई मेरी ये? If the YTM increase to the present value of the cash flow will go down. This is obvious as the YTM appears in the denominator of the formula. We known as denominator increases the value of ratio goes down. So here as well as the YTM increases the present value falls. अब ये सबसे पहले तो ये YTM क्या है, YTM है हमारा yield to maturity। अब आप कहोगे मैडम मार देंगे, बता रहे हैं yield to maturity हमें सामने दिख रहा है, आप YTM समझाओ कि yield to maturity क्या होता है। तो ठीक है वही समझाती हूँ। देखो yield to maturity का मतलब है कि YTM, पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, YTM यानी कि yield to maturity। अब यहाँ पे क्या दो शब्द हैं, एक तो yield और एक maturity। तो अब यहाँ पे एक यील्ड आपकी अमाउंट हो जाएगी, मैच्योरिटी आपको एक टाइम पीरियड के बाद जो मिलेगी। तो अब यील्ड टू मैच्योरिटी में दिया क्या है,
अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर है ना, इसमें पूरा इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहले तो मैं आपको वही समझा देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में तो इन्होंने कुछ समझाया नहीं है कि YTM क्या है। बस इतना बोल रखा है कि अगर YTM बढ़ेगा तो हमारा जो बॉन्ड का प्राइस है वो कम हो जाएगा, और अगर हमारा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो YTM कम हो जाएगा। अब ये बात आपको बिना YTM समझे तो समझ आएगी नहीं, तो इसलिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर से YTM समझा देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि किस तरह से बॉन्ड प्राइस कम होता है और YTM इंक्रीज होता है। तो देखो क्या दिया है कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर YTM। सो yield to maturity YTM is the rate which the investor will receive in case he hold a bond till maturity and अच्छा देखो ये जो पूरा एग्जांपल है, अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं आपका बिना टाइम वेस्ट किए, तो देखो क्या दिया है कि सोचो आपने क्या किया, आज आपने अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे। अब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, उस पर चलो 100 नहीं, ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आपने अपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे, अब आपने जब अपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसका प्राइस क्या है 1000 रुपये का है, और आपने उसे 1000 रुपये में ख़रीद दिया। अब आपका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो समझो है वो है 10 साल का, ठीक है, और आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% का, यानी कि 1000 रुपये पर 10% आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आपको 10 रुपये क्या मिल रहा है एज एन इंटरेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे 10% ही मिलेगा ना, नहीं 100%, 100 मिलेगा ना, मैं भी ना पता नहीं क्या क्या लिखने लगी हूँ। देखो 1000 का अगर आप क्या निकालोगे 10% निकालोगे, अगर 1% निकालते तो 10 आता ना, देखो कट गया। अब 10 × 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 आएगा ना। हाँ, तो अगर आप 1000 रुपये पे अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको 1000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है और आपने 10 साल के लिए अपना क्या किया पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 100 रुपीज़ क्या मिलेगा एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पे समझो कि आपका एक बॉन्ड था जिसका मार्केट वैल्यू क्या थी 1000 रुपये थी, आपने उसे ख़रीदा 1000 रुपये पे। अब आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 10% का, है ना, और आपको अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 100 रुपये का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है और 1000 रुपये क्या है आपकी बॉन्ड प्राइस है, तो अब इसे यहाँ से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 0.1। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से, तो यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% का, ठीक है। तो यानी अब क्या आपका YTM क्या है 10% का है। अभी भी समझ नहीं आया, चलो देखो दोबारा समझाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा समझना। अब देखो 100 रुपये का आपका क्या है, 1000 रुपये का आपका बॉन्ड है, 1000 का बॉन्ड है और आपको उस पर 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो YTM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो आपका मैं कहूँगी जो आपका इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय आपकी मार्केट वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय में 1000 करोगे तो वो आ जाएगा 0.1। अब 0.1 की परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 × 100 यानी कि आपकी 10%, यानी आपका YTM क्या कैलकुलेट हो जाएगा 10% का। तो YTM यहाँ पे बस यही है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और आपको कितना रिटर्न मिला। अब इसमें एक और चीज़ भी है, अब बड़ा सिंपल सा लग रहा था ना यार ये तो बड़ा आसान है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली क्या बात है। अब इसे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। सोचो कि आपका जो बॉन्ड है ना वो आपने 1000 रुपये में ख़रीद लिया, बट सोचो कि अब क्या हो गया, अब आपके बॉन्ड की प्राइस कम हो गई। अब आपका जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू थी वो 1000 से कम होकर 800 हो गई, यानी कि जब आपने इन्वेस्ट किया था तब आपने 1000 रुपये लगा दिए 10 साल के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है 800 रुपये। अब जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट 10% ही रहेगा और जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी क्या रहेगा 100 रुपये ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब अगर हम YTM कैलकुलेट करें तो YTM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा बॉन्ड जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना मिलता है हमें 100 रुपये का, तो 100 रुपये डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू अब हमारी 800 है, तो उसे डिवाइड कर दो 800 से। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो यहाँ देखो क्या आएगा आपका आंसर 100 डिवाइडेड बाय 800, तो यहाँ से ये कटा। तो अब अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो वो क्या है, वो है हमारा 12.5% का, यानी कि वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है 0.125 आएगा इन्हें डिवाइड करने के बाद, बट अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे ना, तो इसलिए 12.5%। तो आपका YTM अब क्या कैलकुलेट हुआ, अब आपका YTM कैलकुलेट हुआ 12.5% का। तो अब अगर देखा जाए तो आपने क्या किया, पहले आपके बॉन्ड की प्राइस थी 1000 रुपये, अब क्या है 800 है, बट आपका जो इंटरेस्ट रेट है और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे आपका बॉन्ड सस्ता हो या सेम प्राइस का हो। अब हमने सस्ता कर लिया, एक बार महंगा भी करके देखें, क्या पता हमारे बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाए। तो अब अगर हम क्या करें, अगर हम मार्केट वैल्यू कर दें 1200 रुपये,
ठीक है, मार्केट वैल्यू हो गई है 1200 रुपये, आपका इंटरेस्ट आपको 100 रुपये ही मिलेगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट है 10% का, और आपका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो 100 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे कि 10% और 100 रुपये बदल क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हो, तो जो पैसा आपने लगा दिया उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर चाहे प्राइस बढ़े या कम हो। तो आपने क्या किया, 1000 रुपये पे इन्वेस्ट किया था ना, तो इसलिए अब आपका जो 10% इंटरेस्ट है वो आपको 1000 रुपये पे ही मिलेगा। उसमें अब आपका ये 800 हो रहा है, 1200 हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखो, अगर आपका जो अब देखो अभी समझते हैं आगे थोड़ा सा और, तो देखो अब आपका मार्केट वैल्यू क्या है 1200 रुपये, इंटरेस्ट क्या है 10% का, और आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 100 रुपये का। अब YTM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 रुपये डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है 1200 रुपये। तो अब अगर हम क्या करें 100 रुपये डिवाइडेड बाय 1200 रुपये कर दें और 20 से 20 उड़ा दें, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.33 समथिंग हमारा आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ही आएगा। तो अब आपका YTM क्या कैलकुलेट हुआ, अब आपका YTM कैलकुलेट हुआ हमारा 8.33%। तो आई होप आपको ये YTM वाले फंडा भी समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेट कैसे करता है। अब ये YTM मतलब ये कैलकुलेट कर लिया, अब इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। आई होप मैंने जो आपको अभी YTM समझाया है वो आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अब अगर इस एग्जाम्पल को भी देख लो तो इसमें क्या दिया है, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इस एग्जाम्पल में दिया है कि हमने 950 रुपये क्या किया, इन्वेस्ट किए। 950 रुपये अगर हमने इन्वेस्ट किया और हमें इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है 8% का, और मेच्योरिटी टाइम पीरियड है 3 साल का। तो अब सोचो कि इन्होंने हमारा प्राइस क्या है बढ़ा दिया, तो अब हमें 950 रुपये पे ही 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 रुपये पे नहीं मिलेगा। तो सोचो कि आपने 950 रुपये इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, 8% का इंटरेस्ट है। अब क्या होता है, अब फ्यूचर में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद इसकी पार वैल्यू यानी कि जो मार्केट वैल्यू है हमारे बॉन्ड की वो क्या है इंक्रीज़ हो गई, वो क्या हो गई 1000 रुपये की हो गई। तो अब 1000 रुपये की हो गई तो क्या होगा, जैसे हमने 1200 रुपये करके कैलकुलेट किया ना वही होगा और कुछ नहीं होगा। बट फिर भी हम अपना नेक्स्ट पे जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया है, अब देखो हमारे क्या हुआ, हमें यहाँ पे 50 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदा हुआ है क्योंकि प्राइस क्या है हमारा 1000 रुपये का है ना, और हमें 950 पे ही क्या मिलेगा, सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है 50 रुपये यहाँ पे थोड़े से कमा लिए, ठीक है ना, 1000 में से 950 काटो 50 रुपये, यहाँ पे फ़ायदा हो गया ना, थोड़े से खुश हो गए होगे। तो देखो ऐसे ही अब यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मैंने आपको 1200 वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो आपने 1000 रुपये लगाए थे और आपको 1200 रुपये मिल रहे थे, है ना, और सॉरी 1200 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया था, तो आपने कम में लगाए थे, तो वहाँ पे आपको 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। तो यहाँ पे हमें बस यही दे रखा है कि क्या होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना YTM में, तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, अब जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ वही मैटर करेगा, उसके बाद हमारे बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है वो उससे मैटर नहीं करता है। हमें जो इंटरेस्ट है वो हमारे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो हमने हमारे टाइम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से ही हमारा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो उसी पे हम क्या करते हैं YTM को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे अपने एग्जांपल में देखा था कि हमें 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमें क्या मिलेगा 10 सालों तक मिलेगा। अब 10 सालों में प्राइस कम भी होंगे, प्राइस ज़्यादा भी होंगे। तो अब जैसे कभी 1200 हो रहे थे, कभी 1800 हो रहे थे, तो ऐसे हमें जैसे फ़ायदा यहाँ पे हुआ ना, जैसे 1000 में से 950 काटे तो 50 का फ़ायदा हुआ, ऐसे अगर हम 1200 में से 1000 काटेंगे तो 200 का फ़ायदा होगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, एक तो हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, ऊपर से जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो मिलेगा, ऊपर से जो हमने इतना सारा YTM कैलकुलेट किया है ना उसका जो इंटरेस्ट बनता है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे 50 रुपये का फ़ायदा है, हमने अपने 1200 और 1000 वाले एग्जांपल में 200 का फ़ायदा किया था, तो वो वाली अमाउंट भी हमें मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं YTM को कैलकुलेट करते हैं, ताकि जो हमारा पूरा एक अमाउंट बन के आ रही है पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट के बाद वो कितनी है वो हम जान सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हम कैलकुलेट कहाँ करते हैं, तो इसे अब इतना सारा ताम झाम कोई नहीं करेगा, डायरेक्ट लोग क्या करते हैं एक्सेल शीट्स में जाके अपना लगा देते हैं, सारी डिटेल्स डाल देते हैं। अब सारे आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट में डाल दोगे, तो उसके बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है वो आपको यहाँ पे आपकी एक्सेल शीट हमें पूरा बता के दे देती है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना री इन्वेस्ट हुआ है आपका पैसा, और इतने इंटरेस्ट पे आपका इतना पैसा बनता है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक्सेल शीट का यूज़ करके अपना जो YTM है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि एक्सेल शीट की हेल्प से हम क्या करते हैं YTM कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, यही यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, this may be true for bank FDs where we get the benefit of cumulative interest. However, for bond the coupon interest income is a cash outflow every year and not a reinvestment in case of FDs. So there is no reinvestment here. Even if the investor receive the coupon as a cash outflow and intend to reinvest the same, there is no guarantee that for 10 years he will be able to reinvest the coupon
ईच ईयर 8%। अब देखो क्या दिया है कि जैसा हमें पता है बैंक और एफडीज में क्या होता है, जो हमने इंटरेस्ट रेट लगा दिया पर्टिकुलरली उतने सालों तक हमें सेम इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। लेकिन वाईटीएम में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। क्यों ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है जब हम वाईटीएम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कभी हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जैसे कभी अब जैसे हमने देखा था ना, कभी तो हमारा जब बॉन्ड का प्राइस हमारा कम हुआ था, जब हमने बॉन्ड का प्राइस 800 लगाया था अपने एग्जाम्पल में, तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था 12.5%। तो अगर हमारा बॉन्ड का प्राइस कम हुआ था तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, और अगर हमारा बॉन्ड का प्राइस हमने बढ़ाया था यानी कि 1200 किया था तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, क्या हो गया था 8.33%। तो वो जो हमें पहले पैराग्राफ में बात दी थी ना कि बॉन्ड अगर बढ़ेगा बॉन्ड का प्राइस तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो इसी चीज़ पे क्या करता है निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है कि हमें क्या बोलते हैं ये वाईटीएम्स होता है ना, इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे 8 साल तक 8% का ही इंटरेस्ट जो है वो फिक्स मिलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें वाईटीएम में नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये वाईटीएम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे वही दे रखा है एज इंटरेस्ट रेट गो अप बॉन्ड प्राइस कम डाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर बोल रही हूँ, जैसे हम वाईटीएम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारा वाईटीएम का प्राइस जो है वाईटीएम अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हमारा इंटरेस्ट क्या है बढ़ता है तो बॉन्ड हमारा कम होता है, लेकिन अगर हमारा बॉन्ड बढ़ता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है वो कम होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने लायक है, जो हमें समझनी चाहिए। अब जो इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह से, देखो सेम वही एग्जांपल है कि जैसे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए करते हो 8% का इंटरेस्ट रेट है, तो वही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये जो नेक्स्ट 2 पेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो उन एग्जाम्पल्स को रीड आउट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को ही समझा रखा है और कुछ नहीं है। वरना अदरवाइज़ मैंने भी आपको अभी एक एग्जाम्पल ये 800, 1200 और 1000 रुपये वाला दिया था, आप अगर उन्हें भी समझ लेते हो तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। हमारे काम की चीज़ ये एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पे ये दे रखी है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये ऊपर तो हमें एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल समझ सकते हो, अदरवाइज हमें बोल्ड लेटर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, दस वी कैन से दैट बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसा कि अब हमें पता चल ही चुका है कि बॉन्ड प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डेप्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, as interest rate fall the name of the debt fund rise, since the price of debt instrument the mutual fund is holding rises। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है गिरता है तो जो हमारा नेव है, जो हमारा डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है वो क्या है वो बढ़ता है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है अगर इंटरेस्ट रेट कम बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस कम होगा, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारा जो डेप्ट है, जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है, जो उसका नेव है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। सो एज इंटरेस्ट रेट राइज द नेव। अब दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने इसे उल्टा करके लिख रखा है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो हमारा नेव ऑफ डेप्ट म्यूचुअल फंड है वो गिर जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है अपोजिट चलती है, जैसे कि मैंने आपको वो एग्जाम्पल से भी समझाया था, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। देयरफॉर इट इज़ अ पैरामाउंट टू कंसीडर दैट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट एंड सिक्योरिटीज मैच्योरिटी प्रायर टू इन्वेस्ट इन एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हमें क्या बोला था कि अगर हमारा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा जो बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, उनके प्राइस क्या होंगे कम होंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से हम जो अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनके रेट्स हैं और वो जितने भी उनकी जो अमाउंट है वो किस तरह से वेरी करती हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी समझाया वो आपको सब कुछ ऐसे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।